I'm in my geography class 11th. Chapter name is Biodiversity and Conservation. देखिएगा बच्चे, हम पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पढ़ाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। मैंने आपको इसमें बताया था कि जो वेदरिंग मेंटल होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या है, उसका मीनिंग हमने किया था कि बहुत सारी डिफरेंशिएट जब आ जाते हैं हमारे जीव जंतुओं में, उनकी अलग अलग स्पीसीज़ का मिलना, उनकी अलग अलग प्रजातियों का मिलना, वो हमारी डाइवर्सिटी होती है। और मैंने इसमें कहा था कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना बच्चे, उसे हम कितने लेवल पर समझ सकते हैं। तो हमने उसमें बात की थी कि 3 लेवल ऐसे होते हैं जो हम समझ सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में आपसे बताया गया था, और स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड लास्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो बेटा इन तीनों में से आज हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी? देखिए बेटा, जो लाइफ के निर्माण के लिए, एक जीवन बनने के लिए, कोई भी अगर लाइफ बनती है ना बच्चे, तो उसके लिए एक जीन का निर्माण होता है। जीन जो होते हैं एक बेस इकाई होती है, एक बेसिक बिल्डिंग होती है। किसके लिए? वेरियस लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग जो भी लाइफ बनती है, अलग अलग का मतलब किसी प्लांट, मतलब किसी एनिमल की लाइफ हो, किसी भी एनिमल की लाइफ के लिए अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जीन्स हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बेस पर लाइफ क्रिएट होती हैं। तो किसी प्रजाति में जो जीन होते हैं हमारे, वो अलग अलग ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बेटा आनुवांशिकता होती है। अब आनुवांशिकता समझते हैं ना आप लोग, मतलब कि उनके अंदर एक जेनेटिकली पावर होती है कि जो जीन पेरेंट्स में होते हैं वो उनके आने वाले बच्चे में होते हैं, और जो जीन उस बच्चे में पाए जाएंगे जब वो बच्चा बड़ा होगा, तो उसके आने वाली जनरेशन में भी उन जीन्स को देखा जाएगा। तो इसे बोलते हैं, जो जीन हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम आनुवंशिक या फिर जनरेशन मतलब बोलते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होना। तो जो हमारी जनरेशन है, अलग अलग जनरेशन पाई जाती है, तो उनके अंदर जीन भी अलग अलग होते हैं, मतलब एक जनरेशन का एक जीन होता है। तो इसी तरह से हमारे जो जिन जीवों के अंदर या जिन लाइफ्स के अंदर सेम लक्षण पाए जाते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पीसीज़ कहते हैं। मान लो एक स्पीसीज़ में सेम जीन है, तो उस स्पीसीज़ की जितनी भी जनरेशन आएंगी या जितनी भी उसकी पास्ट हो चुकी हैं, उनमें सब में सेम जीन दिखाई देंगे। तो देखिए बेटा, वैसे तो एक जेनेटिक रूप से जो मानव है वो होमोसैपियंस नाम की एक प्रजाति है, एक स्पीसीज़ है, उससे रिलेटेड है। अब होमोसैपियंस, होमोसैपियंस मतलब जीन क्या होते हैं जिनमें कद और उसका रंग, या जो एक दिखने की उसकी शेप, उसकी बनावट, या शारीरिक जो भी शारीरिक लक्षण होते हैं, तो वो थोड़े सेम सेम होते हैं। तो ये नज़र आते हैं, जैसे हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस, तो ये हमारे ज़्यादातर सेम होते हैं एक तरह की जनरेशन में। दिस इज़ ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो बेटा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ये किसके लिए एसेंशियल है? फॉर ए हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। जो आनुवांशिकता को फलने फूलने के लिए, मतलब कि एक स्पीसीज़ को फलने फूलने के लिए, एक स्पीसीज़ को हेल्दी बनने के लिए जीन्स हमारे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक स्पीसीज़ के अंदर। मतलब एक आनुवंशिक जो विविधता है, उसको फलने फूलने के लिए आनुवांशिक विविधता ज़रूरी होती है। जो अलग अलग प्रजातियां होती है ना, उनको उनके विकास के लिए, प्रजातियों के विकास के लिए, जो प्रजातियां हैं तो उनके विकास के लिए उनके अंदर आनुवांशिकता का होना बहुत ज़रूरी है। आनुवांशिकता मतलब एक जैसे लक्षणों का होना। अब नेक्स्ट ये तो चलो हमारे होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि भाई अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग जीन देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
तो स्पीसीज डाइवर्सिटी दिस रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए डेफिनेट एरिया। जो डिफाइंड एरिया होता है मीन्स कि ये जो हमारी स्पीसीज होती हैं ये क्या करती हैं, प्रजाति होती है क्या करती हैं, ये डिफरेंट प्रजातियों को बताती हैं। भाई किसी प्रजाति के लोग लंबे हैं, किसी प्रजाति के लोग छोटे हैं, किसी के गोरे हैं, किसी के सांवले हैं, किसी के बिल्कुल काले हैं। तो ये अनेक रूप को जो प्रजातियां हैं उन्हें एक्सप्लेन करती हैं, उन्हें ये डिफाइन करती हैं उस एरिया को। हम जैसे कि आप देखिएगा जितने भी नेपाल साइड के लोग होंगे, हिमालय साइड के, उनकी आइज़ थोड़ी प्लेन सी होती हैं, छोटी होती हैं, और उनकी नोज़ के ऊपर वाला पार्ट थोड़ा फ्लैट होता है। नोज़ के टिप पर, उसकी नोक पर सिर्फ वही पार्ट नज़र आता है। तो हम पहचान जाते हैं उस तरह के लोगों को देखकर कि इस तरह के लोग या तो नेपाल में पाए जाते हैं या असम में पाए जाते हैं, तो हम उन्हें पहचान जाते हैं। अगर हम किसी काले लोगों को देखते हैं और उनके बाल बड़े घुंघराले होते हैं, थोड़ा जबड़ा सा उठा हुआ सा होता है, हम कहते हैं कि भाई ये अफ्रीका के हैं। तो ये अलग अलग एरिया को शो करते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि ये अलग अलग स्पीसीज़ को एक्सप्लेन कर देती हैं। उसके बाद देखिए बेटा, जो एरिया होते हैं जहाँ पर स्पीसीज़ के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट मतलब जिन एरिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, भिन्नताएं ज़्यादा मिलती है प्रजातियों के अंदर, तो उन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हॉटस्पॉट स्पीसीज़ क्या होती हैं, या स्पीसीज़ के अंदर हॉटस्पॉट क्या है। तो स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी का मिलना वो हॉटस्पॉट है, मोर डाइवर्सिटी का, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी का मिलना हॉटस्पॉट है। और बेटा मतलब इनकी अलग अलग संख्या होती है, कुछ एरिया में प्रजातियों की संख्या ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा होती हैं उन्हें डाइवर्सिटी के बेस पर हॉटस्पॉट कह देते हैं। अब हम नेक्स्ट लास्ट वाला पढ़ने जा रहे हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो देखिए बेटा, जो लास्ट हमने स्टडी की थी इकोसिस्टम के बारे में, इससे जस्ट जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस occurring within each ecosystem टाइप कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब देखिए, जब लास्ट चैप्टर में हमने इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में, इकोसिस्टम की जो डिफरेंशिएट थे उनके बारे में पढ़ा था, और जितने भी उनके प्रोसेस चलते हैं कि भाई इकोसिस्टम में जो डिफरेंशिएट हैं उनके प्रोसेस चलते हैं तो उनमें डिफरेंस आता कैसे है, या जैसे जगह बदल जाती है, प्लेस बदल जाते हैं, तो प्लेस के बदलने से इकोसिस्टम में डिफरेंशिएट आते हैं। तो ये किस कारण से आते हैं, तो ये हमने उसमें थोड़ा पढ़ा था। तो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को एक लिमिटेड करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कॉम्प्लेक्टिव, बहुत ही मतलब एक बहुत ही मुश्किल काम है इसको करना, इसको बाउंड्रीज इसकी तय करना इकोसिस्टम की। अगर हम इकोसिस्टम की बाउंड्रीज, उसकी कम्युनिटीज़ की, जहाँ जहाँ इकोसिस्टम है, मतलब अगर हम उसकी बाउंड्री बताने लगे कि यहाँ से यहाँ तक है, तो बहुत ज़्यादा बहुत ही कठोर, बहुत ही रिजिडली, बहुत ही मुश्किल काम है। दस द डेमोक्रेशन ऑफ इकोसिस्टम बाउंड्रीज इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्टिव है बेटा ये। तो इकोसिस्टम को कभी बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि इकोसिस्टम तो हर जगह है। भाई इकोसिस्टम है क्या, जहाँ पर लाइफ होती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वो सारा ही इकोसिस्टम है। चाहे आप उसमें बायोडाइवर्सिटी को ले लो, ठीक है, हम उसमें बायोस्फीयर को ले लेते हैं, हम उसमें मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, आपके वाटर और हाइड्रोस्फीयर, जो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, सारे चीज़ शामिल होती हैं। तो इकोसिस्टम सब कुछ मिला के उसमें हमारा ह्यूमन मेड और नेचुरल सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो उसको हम बांध के नहीं बता सकते, हम ये नहीं बता सकते कि इसकी सीमाएं यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, इससे ऊपर जो डायग्राम है 16.1, आप एक बार ये देख सकते हैं। ग्रासलैंड एंड
शॉल्स इन इंदिरा गांधी नेशनल पार्क अन्नामलाई वेस्टर्न घाट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इन्होंने कहा है कि जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इस पार्क में, मतलब ये पार्क कहाँ पर है, अन्नामलाई पश्चिमी घाट, जो हमारा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर हमारी वेस्टर्न कोस्ट पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों की साइड वेस्टर्न कोस्ट पर जो घास वाली भूमि है, तो घास वाली भूमि पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इकोसिस्टम का, क्योंकि इसके ऊपर 16 फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ग्रासलैंड है यहाँ पर, 16 ग्रासलैंड, ये दिया हुआ है ना ग्रासलैंड आपको, कहीं पर उठे उठे से एरिया है, प्लेट्यूज हैं, थोड़े प्लांट से भी हैं, तो ये ग्रासलैंड है। तो ये हमारा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में है, तो ये भी एक तरह का इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है बच्चे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी हैज़ contributed in many ways to the development of human culture, and in turn human communities have played a major role in shaping the diversity of nature at the genetic, species and ecological levels. Biodiversity plays the following roles: ecological, economic and scientific। देखिए बेटा, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है इस बायोडाइवर्सिटी ने जो भी हमारी मानव संस्कृति है, मतलब हमारा ह्यूमन कल्चर का जो डेवलपमेंट है, उस ह्यूमन कल्चर के को डेवलप करने में इस बायोडाइवर्सिटी ने अपना पूरा रोल निभाया है। और इसी तरह से जो ह्यूमन ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर भी जनरेशन पाई जाती है, जेनेटिक जो चेंजेस है वो पाए जाते हैं, स्पीसीज पाई जाती है। और जैसे इकोसिस्टम डिफरेंट जगह पर थोड़ा सा चेंज है, ऐसे वहाँ पर ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। तो मीन्स क्या है कि हमारे इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारी प्रजातियाँ, हमारी स्पीसीज़ और हमारा इकोसिस्टम, इन्होंने हमारे नेचुरल डाइवर्सिटी को बनाए रखा है। मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारी इनको बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है, बड़ी हेल्प की है। तो बेटा जो हमारी जैव विविधता है और जैव विविधता की जो पारिस्थितिक और आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं हैं, वो हमारे इस जैव विविधता के अंदर बहुत ही प्रमुख हैं। तो मतलब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे नेचर के इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक तीनों रोल के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना अलग अलग रोल निभाती है। अब देखिए इन्होंने इसमें कहा है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे 3 चीज़ें आपको फिर बता दी इन्होंने कि बायोडाइवर्सिटी का जो मेन रोल है वो इकोलॉजिकल में भी है, वो इकोनॉमिक में भी है और वो साइंटिफिक में भी है। तो नेक्स्ट रीडिंग में आपको ये हमारा इकोलॉजिकल रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि एक इकोलॉजिकल में क्या रोल निभाती है बायोडाइवर्सिटी, वो इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चे ये जो रोल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, थैंक यू क्लास।